हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हमारा जो फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर चल रहा है, उस फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में मैं अभी आज तक आप लोगों को लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, लाइट रिएक्शन की कितनी फेजेस होती है, मतलब कितने स्टेप में वो कंप्लीट होती है, नॉन साइक्लिक साइक्लिक उन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर मैंने आपको केल्विन मतलब जो डार्क रिएक्शन है, उस डार्क रिएक्शन में कितनी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, वो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डार्क रिएक्शन है वो उसमें 3 साइकिल होता है। एक आपका केल्विन साइकिल होता है, एच और स्लेक साइकिल होता है और सीएम साइकिल होता है। अब मैंने उस दिन भी बताया था आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में कि भले ही वो कोई सा भी प्लांट हो, भले वो C3 प्लांट हो, चाहे वो C4 प्लांट हो, चाहे वो CAM प्लांट हो, सबके अंदर लाइट रिएक्शन लगभग लगभग सब में एक जैसी होती है। सिर्फ जो CO2 रिडक्शन का जो बेस है, जो CO2 को रिड्यूस करना जिससे कि हेक्सोस शुगर बनती है, आपको मैंने पहले बताया था, एक बार और मैं आपको डबल से रिवाइज करवा देता हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है, जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जिसको हम लोग हिल रिएक्शन भी कहते हैं, उस रिएक्शन में वाटर का फोटोलिसिस होता है और आपका एटीपी और NADPH2 बनते हैं। ये जो एटीपी और NADPH2 रहते हैं, ये CO2 के रिडक्शन में, मतलब CO2 के अपचयन में रिड्यूसिंग पावर अवेलेबल करवाते हैं। मतलब जो लाइट रिएक्शन में बना एटीपी और NADPH2 है, ये एटीपी और NADPH2 हमारे डार्क रिएक्शन में काम में आते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, वैसे ही जब प्लांट CO2 लेंगे, और वो जैसे CO2 लेंगे तो CO2 को लेने वाला एक्सेप्टर क्या है, और जैसे ही वो CO2 लेंगे तो उसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसी के बेसिस पर ये 3 अलग अलग साइकिल खोजे गए। इनमें जो केल्विन साइकिल है, वो केल्विन साइकिल भले वो केल्विन साइकिल C3 प्लांट में होता है, बट केल्विन साइकिल ही एकमात्र ऐसा मतलब मैकेनिज्म है जिसके द्वारा प्लांट हेक्सोस शुगर बनाते। मतलब वो भले C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो, चाहे CAM प्लांट हो, सब में केल्विन साइकिल तो कंपलसरी होगा ही होगा। ठीक है। तो केल्विन साइकिल को समझना बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना। अब हम लोग आज केल्विन साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। अगर इसका एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन वो पूछेंगे आपसे, केल्विन चक्र को आरेख बनाकर समझाइए, एक्सप्लेन द केल्विन साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और अगर ये प्रश्न नहीं आया तो इससे रिलेटेड छोटे छोटे जो क्वेश्चन आएंगे, पहले मैं वो आप लोगों को बिल्कुल पिन पॉइंट करके निकाल के समझा देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन जो वन वर्ड में आता है, वो आता है कि जो C3 प्लांट होते हैं, C3 प्लांट उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि C3 प्लांट में CO2, जब CO2 का रिडक्शन होता है, जब CO2 का अपचयन होता है, तो पहला स्थायी उत्पाद कौन सा यौगिक बनता है, मतलब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो उसका नाम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं कि C3 प्लांट में CO2 ग्राही कौन होता है, मतलब CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, तो वो होता है रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। बहुत सारी बुक में रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट भी लिखा रहता है, दोनों सेम है। और ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है, और ये 5 कार्बन कंपाउंड CO2 को एक्सेप्टर करता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो ये फोटोसिंथेसिस की जो C3 साइकिल होता है,
इस C3 साइकिल में जैसे ही प्लांट CO2 लेते हैं और CO2 को एक्सेप्टर करता है, CO2 को लेता है रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट, तो वो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होती है, उस एंजाइम का नाम। और यही ये इस एंजाइम का एक और क्वेश्चन लास्ट ईयर ऐसा पूछा गया था कि कौन सा एंजाइम नेचर में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है, सबसे ज्यादा सांद्रता में पाया जाता है। तो इस एंजाइम का नाम होता है रूबिस्को एंजाइम, पूरा नाम होता है रिबुलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज, और शॉर्टकट में बोलते हैं रूबिस्को, RUBISCO, है ना। और इसका पूरा नाम होता है रिबुलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये एंजाइम जो रहता है, मैंने आपको जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझाया था तब आपको बताया था कि ये एंजाइम इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि जो अपनी जो फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन होती है, मतलब केल्विन साइकिल होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के किस स्ट्रक्चर में ये रिएक्शन होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्ट्रोमा मैट्रिक्स। और लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना में। ठीक है ना, तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अब हमारा जो बड़ा क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया केल्विन साइकिल वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। और अगर आपने केल्विन साइकिल समझ लिया तो आपको हेच और स्लेक साइकिल और CM साइकिल दोनों ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। यदि एग्जामिनर अगर लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो केल्विन साइकिल ही पूछेगा, ये भी आप लोग अच्छे से याद करें। ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो केल्विन साइकिल जो है, पहले तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि केल्विन साइकिल जो है इसके जो डिस्कवरर थे वो केल्विन थे, और केल्विन ने इस साइकिल को क्लोरेला, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होती है, मतलब एक कोशिकी हरी शैवाल होती है, उस यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी के अंदर इस साइकिल को खोजा था। ठीक है ना, और ऑन द नेम ऑफ द डिस्कवरर ऑफ दिस साइकिल, इस साइकिल के खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ही इस साइकिल का नाम पड़ गया केल्विन साइकिल। और इस केल्विन साइकिल में चूंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट, पहला स्थायी उत्पाद 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। और जिन प्लांट के अंदर ये C3 साइकिल होता है उन प्लांट को हम लोग C3 प्लांट कहते हैं। तो ये तीन चीजें आपको बिल्कुल दिमाग के अंदर फिट करके रखना है। और इस साइकिल की जितनी भी रिएक्शन होती है वो सारी रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा मैट्रिक्स में होती है। इस केल्विन साइकिल के अंदर 4 स्टेप होती है, एनसीईआरटी की बुक में केवल 3 स्टेप दे रखी है। ठीक है ना, अगर आपसे एनसीईआरटी में को अगर आप फोकस करके पढ़ेंगे, जो कि हमें पढ़ना भी चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आते हैं। ठीक है ना, तो जो आपका एनसीईआरटी की बुक है उसमें 3 स्टेप दे रखी है, और जो अगर अपन प्राइवेट राइटर की शिवलाल की या नवबोध की किताब अगर आप पढ़ोगे तो उसमें केल्विन साइकिल के 4 स्टेप हैं। तो अपन लोग पहले इन चारों को समझते हैं कि चारों का नाम क्या है। तो पहला जो स्टेप होता है वो पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप होता है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन, मतलब रिडक्शन ऑफ 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। और तीसरा स्टेप होता है हेक्सोज शुगर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोज शुगर। और चौथा स्टेप होता है रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट का पुनर्जनन, रीजनरेशन ऑफ रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट। So these 4 steps comprises the entire केल्विन साइकिल, मतलब ये चारों पदों से मिलकर केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है ना, अब जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें हम लोग लिखते हैं 6 CO2 के मॉलिक्यूल, मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक फोटोसिंथेटिक
का जो एक मतलब एक जब जो शुगर का फॉर्मेशन होता है उस साइकिल में ये इंटर करते हैं। तो वो इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इन प्लांट के अंदर जो C3 प्लांट होते हैं इनमें CO2 एक्सेप्टर मतलब CO2 ग्राही 5 कार्बन कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। और इन C3 प्लांट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इन दिस प्लांट कार्बोक्सिलेशन अकर्स वंस, मतलब कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस एक ही बार होती है। जबकि अगर आप C4 प्लांट में जाएंगे तो वहाँ पे कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस 2 बार होती है। एक होती है आपकी मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट में और एक होता है आपका बंडल स्थित क्लोरोप्लास्ट में। क्योंकि ये C4 प्लांट के अंदर उनकी जो लीफ रहती है, मतलब C4 प्लांट मतलब जैसे गन्ना है, मक्का है और इसके अलावा आपका बम्बूसा है, बांस है, इन प्लांट की लीफ को अगर आप इनकी लीफ की एनाटॉमी को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इन प्लांट की लीफ की एनाटॉमी में आपको स्पेशल टाइप की एनाटॉमी दिखाई देगी। इस एनाटॉमी को हम लोग क्रांच टाइप की एनाटॉमी कहते हैं। और क्रांच टाइप की एनाटॉमी में क्या होता है कि इन प्लांट के अंदर जो मीजोफिल सेल होती है, इनका जो मीजोफिल जो रहता है मीजोफिल टिश्यू, वो पेलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। मतलब पेलिसेड जो कि एक अपना आप लोगों ने पढ़ा भी, ये सारे प्लांट जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल मक्का, गन्ना और बांस, ये सारे प्लांट की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, सारे मोनोकोटिलीडन प्लांट है, मतलब सारे एक बीज पत्री पौधे हैं। और एक बीज पत्री पौधों की क्या खासियत होती है कि इनकी लीफ में अपन ने पिछली बार जब मैंने आपको बहुत सेकंड यूनिट में जब ट्राई अपनी टर्मिनल एग्जाम के पहले जब लीफ की एनाटॉमी पढ़ाई थी तब आपको मैंने डाइकोट और मोनोकोट लीफ के बारे में समझाया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मोनोकोट लीफ होती है उस मोनोकोट लीफ के अंदर मीजोफिल जो रहता है टिश्यू वो पेलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा में वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं रहता है। और जबकि डाइकोट प्लांट में मीजोफिल टिश्यू जो रहता है वो पेलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। तो जो मीजोफिल सेल रहती है आपकी, उन मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट रहते हैं उन क्लोरोप्लास्ट में आपका CO2 एक्सेप्टर रहता है, वो फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड रहता है। और जो बंडल स्थित क्लोरोप्लास्ट होते हैं उन बंडल स्थित क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो CO2 एक्सेप्टर होता है वो रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट होता है। हेंस इन प्लांट के अंदर कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस या कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया 2 बार होती है, इसलिए उनमें 2 CO2 एक्सेप्टर होते हैं। एक होता PEP फास्फोइनॉल पायरुवेट और एक होता है आपका RUDP। फास्फोइनॉल पायरुवेट होता है मीजोफिल सेल के अंदर और आपका RUDP होता है बंडल शीथ के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको दो टाइप के इस टाइप के क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट की लीफ में दिखाई देते हैं। और इस टाइप की एनाटॉमी को स्पेशल टाइप की एनाटॉमी को क्रांच टाइप की एनाटॉमी कहते हैं, विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C4 प्लांट, जो कि C4 पौधों का चारित्रिक लक्षण है। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर आता है कि क्रांच प्रकार की एनाटॉमी कौन से पौधों में पाई जाती है, मतलब क्रांच टाइप ऑफ एनाटॉमी फाउंड इन विच टाइप ऑफ प्लांट्स। तो उसमें 4 ऑप्शन भी आ सकते हैं, चारों प्लांट के नाम भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई पर्टिकुलर एक प्लांट का नाम भी हो सकता है, जैसे मक्का का हो सकता है, गन्ना का हो सकता है, बांस का हो सकता है, ठीक है ना। तो अपने को याद रखना है और उसको करेक्ट टिक करना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग केल्विन साइकिल के बारे में बहुत डिटेल समझते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया क्यों कहते हैं केल्विन साइकिल, क्योंकि इसके डिस्कवरर केल्विन थे। केल्विन ने इस साइकिल को कहाँ खोजा, केल्विन ने इसे क्लोरेला एल्गी में खोजा। और हाउ दे इन्वेंटेड, उन्होंने इसको इन्वेंट कैसे किया और उन्होंने क्लोरेला एल्गी को ही सिलेक्ट क्यों किया। तो क्लोरेला एल्गी को सिलेक्ट करने का उनका जो बेसिक पर्पज था वो ये पर्पज था कि क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है, मतलब एक कोशिकीय शैवाल है। और उस एक कोशिकीय शैवाल होने के कारण इट इज वेरी इजी टू डिटेक्ट द रूट ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब जो कार्बन जा रही है उस कार्बन का रूट और उसका पाथवे बहुत आसानी से वो डिटेक्ट कर पाते, इसलिए उन्होंने क्लोरेला एल्गी को यूज किया है ना अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में। और उन्होंने इसको कैसे डिटेक्ट करा होगा, उन्होंने इसके लिए रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग मेथड या रेडियो एक्टिव कार्बन आइसोटोप का यूज करा। आपको सभी को मालूम है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका एटॉमिक मास 12 होता है। तो जो जहाँ पर उन्होंने CO2 ली थी उस CO2 को उन्होंने रेडियो एक्टिवली लेबल्ड कर दिया, मतलब वो जो कार्बन थी वो 14 थी, C14।
और उस C14 की इस टेक्निक को रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक कहते हैं। और इस रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक की मदद से उन्होंने इस क्लोरेला एल्गी में केल्विन साइकिल को इन्वेंट किया। और जब उन्होंने देखा कि जब वो CO2 जिसको उन्होंने रेडियो एक्टिवली लेवल्ड करा था और जो अंत में जो स्टार्च बना और उस स्टार्च के अंदर जो कार्बन थी, स्टार्च मतलब ग्लूकोज C6H12O6, उसमें जो कार्बन थी उसका कार्बन का एटॉमिक नंबर दो, उसका एटॉमिक मास उन्होंने मेजर करा। और उस एटॉमिक मास को जब उन्होंने मेजर करा तो वो कार्बन थी रेडियोएक्टिव कार्बन ही थी, क्योंकि हमने जो CO2 ली थी उस CO2 का हमने रेडियोएक्टिवली लेवल्ड कर दिया था और रेडियोएक्टिव आइसोटोप था काय का, कार्बन का। ठीक है ना। तो C14 कार्बन ही मिली काय में, आपके स्टार्च में या हेक्सोस शुगर में। इससे क्या बात प्रूफ हो जाती है कि ये टेक्निक के द्वारा उन्होंने जो CO2 ली थी, तो ये बात प्रूफ हो गई कि जो CO2 है इस टाइप से अलग अलग स्टेप के द्वारा हेक्सोस शुगर में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 4 स्टेप है। पहला स्टेप है आपका हेक्सोस शुगर कार्बोक्सिलेशन, सेकंड है आपका रिडक्शन या अपचयन, और तीसरा है आपका हेक्सोस शुगर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोस शुगर, और चौथा है रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट या CO2 एक्सेप्टर का या CO2 ग्राही का पुनर्जनन, रीजनरेशन ऑफ RUDP। ठीक है ना। हाउ दिस प्रोसेस अकर, ये मैं आपको रे डायग्राम के द्वारा समझा रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान समझेंगे। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जैसे ही इंटर करेगी, तो चूंकि C3 प्लांट के अंदर लीफ में रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट रहता है। ये जो रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट जो रहता है ये आपका 5 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है ये, 5C। ठीक है ना, 5 कार्बन कंपाउंड है। और ये 5 कार्बन कंपाउंड जो रहता है आपका, जैसे ही CO2 को लेता है, ठीक है ना, तो इसमें एक कार्बन और ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक कार्बन जब ऐड होगी तो एक कार्बन ऐड होने से मतलब 6 CO2 के मॉलिक्यूल ऐड होंगे। ठीक है ना, क्योंकि 6 CO2 लिखते हैं तो इसके भी 6 मॉलिक्यूल होंगे। 6 × 5 = 30 और 6 उसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 36। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ड्यू टू कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बोक्सिलेशन के कारण जो हमारा पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है ना, यह शॉर्टकट में 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं। और ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो रहता है ये इस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है और इसके मॉलिक्यूल बनेंगे आपके 12। और प्रत्येक कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। 12 × 3 = 36। ये 36 अपना, क्योंकि 30 कार्बन तो इनकी मिलाकर थी रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट की, उसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और ऐड हो जाएंगे। तो 30 + 6 = 36 और अपने 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। और वो 12 मॉलिक्यूल बनेंगे और 12 मॉलिक्यूल जब बनेंगे और ईच मॉलिक्यूल इज 3 कार्बन कंपाउंड, 12 × 3 = 36। और ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन उस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा मैट्रिक्स में प्रेजेंट रूबिस्को एंजाइम की मदद से होती है। तो रूबिस्को एंजाइम इस प्रोसेस में हेल्प करेगा, कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में या CO2 के रिडक्शन में हेल्प करेगा। जैसे ये प्रोसेस बनेगी अपना 1,3 डाइफॉस्फो, पहले 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 12 ATP के मॉलिक्यूल जाकर अपना एक एक फास्फेट ग्रुप उसके फर्स्ट कार्बन पर ट्रांसफर कर देंगे तो बन जाएगा आपका 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के भी मॉलिक्यूल बराबर ही रहेंगे 12 और ईच 3 कार्बन कंपाउंड, 12 × 3 = 36। जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है उसका फिर होता है आपका रिडक्शन, और रिड्यूसिंग पावर जहाँ सप्लाई करता है NADPH2। और NADPH2 कितने मॉलिक्यूल लगेंगे, 12। तो 12 NADPH2 अपने हाइड्रोजन आयन को देकर 12 NADP में कन्वर्ट हो जाएंगे और नया कंपाउंड बनेगा आपका 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसको हम लोग ट्राइज फास्फेट भी कहते हैं। ठीक है ना, और इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा कौन सा, अपचयन। किसका अपचयन, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन। और इसमें रिडक्शन में रिड्यूसिंग पावर कौन देगा अपने को, NADPH2 के मॉलिक्यूल। और ये NADPH2 के मॉलिक्यूल अभी आपको बताया कहाँ बनेंगे, अपने लाइट रिएक्शन में। और ATP भी बनेगी कहाँ पर, लाइट रिएक्शन में। अब ये जो ट्राइज
फास्फेट होता है जो जनरली 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड होता है। इस 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल बनते हैं। इन 12 मॉलिक्यूल का अलग अलग तरीके से यूटिलाइजेशन होता है, जिसको हम लोग 2532 से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 मतलब 2 मॉलिक्यूल अलग, 5 मॉलिक्यूल अलग, 3 मॉलिक्यूल अलग, 2 मॉलिक्यूल अलग, 2 + 5 7, 3 10 और 2 12, है ना। और इन सब प्रोसेस के द्वारा अपना हेक्सोस शुगर बन जाएगा। हेक्सोस शुगर बनेगा आपका ग्लूकोज के रूप में या फ्रक्टोज के रूप में, ठीक है ना। ये जो हेक्सोस शुगर बन जाएगा, ये हेक्सोस शुगर को आपका फ्लोएम ले लेगा और फ्लोएम उनको क्या काम करेगा, वहां से मतलब क्लोरोप्लास्ट से लीफ में चला जाएगा, लीफ से उसको फ्लोएम ले लेगा और फ्लोएम उसे जहां पर भी स्टोर करना है, यदि अगर कोई प्लांट फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट मतलब फल उत्पादक पौधा है तो फलों में चला जाएगा। यदि किसी प्लांट में फूड स्टोर होता सीड में, बीजों में, तो बीजों में चला जाएगा। यदि किसी प्लांट में फूड स्टोर होता रूट में तो रूट में चला जाएगा। यदि किसी प्लांट में स्टेम में स्टोर होता तो स्टेम में चला जाएगा। यदि किसी प्लांट में लीफ में स्टोर होता फूड तो लीफ में चला जाएगा। जैसे गाजर, गाजर में फूड स्टोर होता आपके जड़ में, ठीक है ना। आपका आलू, आलू में फूड स्टोर होता तने में, क्योंकि आलू मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से बहुत सारे प्लांट जो रहते हैं उनकी लीफ में भी फूड स्टोर रहता है, जैसे ब्रायोफिल्लम है और भी बहुत सारे प्लांट, एलोवेरा है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है अपना एक जो शुगर बन के ये वापस CO2 अगेन एंड अगेन, ये प्रोसेस पूरे दिन भर चलेगी। ये प्रोसेस जब तक आपका NADP और ATP बनते रहे, NADPH2 और ATP बनते रहेंगे लाइट रिएक्शन में, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। फिर उसके बाद अगले CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए वापस रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट का रीजनरेशन होता है। वो इस रीजनरेशन की प्रोसेस में ATP ADP में कन्वर्ट होती है और ATP जब ADP में कन्वर्ट होती है तो आपका रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट बन जाता है। इसमें हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये, बट मैंने आपको कहा ना कि NCERT में बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट दे रखे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मैंने NCERT से ही समझाया है। यदि अगर प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक को अगर अपन पढ़ेंगे तो उसमें तो क्या होगा, इरिथ्रोज 4 फास्फेट बनेगा, जाइलुलोज 5 फास्फेट बनेगा, सूडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट बनेगा, सूडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफास्फेट बनेगा, फिर रिबुलोज 5 फास्फेट बनेगा, फिर रिबुलोज और राइबोज 5 फास्फेट जो है उनके मॉलिक्यूल से रिबुलोज 5 फास्फेट बनेगा और रिबुलोज 5 फास्फेट रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पूरी इंटायर प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं, मतलब पुनर्जनन। सो दैट ये रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट वापस हमारे क्लोरोप्लास्ट में बन जाए ताकि ये वापस CO2 को ले सके, ठीक है ना। अब ये तो अपना C3 प्लांट की बात हो गई। अब अगर मान के चलो CM प्लांट है, सॉरी C4 प्लांट है, तो बेसिक डिफरेंस बस इतना सा याद रखो आप लोग, ये CO2 जो एक्सेप्टर है, वहाँ CO2 एक्सेप्टर ये साइकिल तो C4 प्लांट में भी होगा, पर ये कहाँ होगा, उनमें बंडल शीथ में। कहाँ पर होगा ये, बंडल शीथ में, है ना। उनकी जो मीजोफिल सेल है, उस मीजोफिल सेल में CO2 जैसे ही जाएगी तो वो वहाँ पे लेने वाला जो कंपाउंड रहता है वो आपका रहता है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड आपका 3 कार्बन कंपाउंड होता है। जैसे ये CO2 को लेता है तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है ना। चूंकि इन प्लांट में पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इन प्लांट को C4 प्लांट कहते हैं। और इस साइकिल के जो डिस्कवरर थे वो आपके हेच और स्लेक थे, इसलिए साइकिल को हेच और स्लेक साइकिल भी कहते हैं। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है ये मेलिक एसिड में चेंज हो जाता है, और मेलिक एसिड जो रहता है वो प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में चला जाता है। और बंडल शीथ सेल में जैसे ही वो जाता है तो मेलिक एसिड में ना अभी आपको बताया कितने कार्बन कंपाउंड है, मेलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है। इससे एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है ना।
और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका पायरुविक एसिड में। ये पायरुविक एसिड वापस काय में कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। अब ये जो CO2 निकली है, ये CO2 मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कहाँ चली जाएगी, बंडल स्थित सेल में। बंडल स्थित सेल में CO2 एक्सेप्टर कौन होगा, रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट। और रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट इस प्रोसेस के द्वारा मतलब केल्विन साइकिल के द्वारा हेक्सोस शुगर का फॉर्मेशन करेगा। तो इनमें तो केवल क्या होता है, हेक्सोस शुगर तो बनती बंडल स्थित सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में ही, और बनेगी कौन से साइकिल के द्वारा, केल्विन साइकिल के द्वारा ही। बट जो CO2 पहली बार जो CO2 का कार्बोक्सिलेशन होता है वो आपका मीजोफिल सेल में होता है, और मीजोफिल सेल जो रहती है उसमें CO2 एक्सेप्टर आपका फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड होता है। तो C4 प्लांट में जब हम C3 और C4 प्लांट में जब डिफरेंस समझते हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है कि C3 प्लांट में कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया केवल एक बार होती है। इन C3 प्लांट द कार्बोक्सिलेशन अकर्स वंस, और C4 प्लांट में कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया 2 बार होती है, कार्बोक्सिलेशन अकर्स ट्वाइस, है ना। पहली बार कौन लेता है आपका फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और दूसरी बार कौन लेता है, रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट। चूंकि कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस 2 बार होती है, और पहली बार जो होगा उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, है ना। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आपका 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए साइकिल को C4 साइकिल, और इन प्लांट को C4 प्लांट, और इनके डिस्कवरर कौन थे, हेच और स्लेक, इसलिए इनको हेच और स्लेक साइकिल भी कहते हैं। और इसमें कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस 2 बार होती है, और 2 बार होने का कारण भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि C4 प्लांट की जो लीफ होती है उनमें क्रांच टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है। और क्रांच टाइप की एनाटॉमी का मतलब होता है कि इनमें इनकी लीफ में 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक मीजोफिल और एक बंडल शीथ, ठीक है ना। तो ये आपका हेच और स्लेक साइकिल भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, मतलब C4 साइकिल, और C4 साइकिल और C3 साइकिल मतलब हेच और स्लेक साइकिल और केल्विन साइकिल। यदि आपको समझ में आ जाएगा तो आप फिर वो जो पॉइंट है आपके, कौन से पॉइंट जो C3 और C4 प्लांट में आप जो डिफरेंस लिखते हो, वो डिफरेंस वाले पॉइंट आपको रटना नहीं पड़ेंगे, वो आप समझ के लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, C3 प्लांट में CO2 ग्राही रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट होता है, C4 प्लांट में CO2 ग्राही या CO2 एक्सेप्टर 2 होते हैं, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड मीजोफिल सेल में, और आपका रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट बंडल स्थित सेल में। इनमें C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, C4 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। C3 प्लांट में क्रेंज टाइप की एनाटॉमी नहीं पाई जाती है, C4 प्लांट में क्रेंज टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है। C3 प्लांट जो रहता है उनमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, प्रकाशिक श्वसन होता है। इन प्लांट में क्या होता है कि जब प्लांट दिन के समय ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं तो वो अपने द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को ही लेने लगते हैं, और एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दे स्टॉप दिस केल्विन साइकिल, और वो खुद CO2 रिलीज करने लगते हैं। जब वो ऐसा काम करते हैं और दिन के समय वो लाइट के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं तो इसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशिक श्वसन कहते हैं, जो 3 सेल ऑर्गेनेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। और ये प्रोसेस जो रहती है इसको C2 साइकिल भी कहते हैं, इसी को ग्लाइकोलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है ना। C2 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एक 2 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग ग्लाइकोलिक एसिड या फास्फोग्लाइकोलिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। और इस प्रोसेस की सारी रिएक्शन आपके क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रकाशिक श्वसन कहाँ होता है, तो फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो ये आपका C3 साइकिल, C4 साइकिल और C3 और C4 साइकिल में क्या डिफरेंस है, और वही डिफरेंस हमारा कहाँ एग्जिस्ट होता है, C3 और C4 प्लांट में, ठीक है ना। तो ये आपका आज का पूरा केल्विन साइकिल हो गया, और इस केल्विन साइकिल को आप समझ के आप लोग C3 और C4 प्लांट में बहुत बेहतरीन तरीके से अंतर लिख सकते हो, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।